हाय दोस्तों, आज की वीडियो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1। कहानी शुरू करने से पहले मैं डेयरडेविल सीरीज का छोटा सा रिकैप कर लेती हूँ ताकि आपको डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी समझने में कोई दिक्कत ना आए। मैट मर्डॉक न्यूयॉर्क के हेल्स किचन में बड़ा होता है। बचपन में एक केमिकल ट्रक हादसे के दौरान वो किसी को बचाता है, लेकिन उस केमिकल की वजह से मैट अंधा हो जाता है। इसके बाद उसके बाकी सेंसेस सुपर ह्यूमन लेवल के हो जाते हैं, जैसे सुनना, स्मेल और टच, यानी वो एक तरह का रडार सेंस डेवलप कर लेता है। मैट का डैड जैक एक बॉक्सर होता है जिसे माफिया इसलिए मार देती है क्योंकि वो एक फिक्स मैच हारने से मना कर देता है। अपने डैड की मौत के बाद मैट के अंदर गुस्सा और जस्टिस की भूख दोनों आ जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ लॉ पर डिपेंड नहीं रहेगा। कुछ सालों बाद मैट की ट्रेनिंग एक ब्लाइंड मार्शल आर्टिस्ट स्टिक करता है, जो उसे तकलीफ झेलना, लड़ना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। स्टिक मैट को एक वेपन की तरह देखना चाहता है, लेकिन मैट किसी को मारना नहीं चाहता। दिन में मैट एक लॉयर बनता है और अपने दोस्त फॉगी नेल्सन के साथ लॉ फिल्म चलाता है, जहां कैरन पेज भी काम करती है। रात में वही मैट मास्क पहनकर डेयरडेविल बन जाता है और हेल्स किचन के क्रिमिनल से लड़ता है। डेयरडेविल के सामने सबसे बड़ा खतरा विल्सन फिस्क होता है, जो बाहर से एक शांत बिजनेसमैन लगता है, लेकिन असल में पूरे न्यूयॉर्क का क्राइम बॉस है। फिस्क अपने तरीके से शहर को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन उसका रास्ता वॉयलेंस और कंट्रोल का है। मैट और फिस्क दोनों एक ही शहर के लिए लड़ रहे हैं, पर सोच बिल्कुल अलग है। आखिर मैट डेयरडेविल बनकर फिस्क को हरा देता है और जेल भेज देता है, जिससे हेल्स किचन को थोड़ी शांति मिल जाती है। बाद में मैट का सामना फ्रैंक कैसल यानी पनिशर से होता है, जो अपनी फैमिली के किलर्स को सीधा मार देता है। यहीं पर मैट के प्रिंसिपल्स टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो मानता है कि लॉ के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जबकि पनिशर के लिए क्रिमिनल्स को मारना ही सही जस्टिस है। इसी फेज में मैट की पुरानी लवर इलेक्ट्रा वापस आती है, जो एक असासिन है और द हैंड नाम के खतरनाक निंजा ग्रुप से जुड़ी होती है। मैट इलेक्ट्रा से प्यार करता है, लेकिन इलेक्ट्रा किलिंग में बिलीव करती है और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच इलेक्ट्रा की मौत हो जाती है, जिससे मैट अंदर से टूट जाता है। द डिफेंडर्स के इवेंट में मैट जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट के साथ मिलकर द हैंड से लड़ता है। फाइनल फाइट के दौरान एक बिल्डिंग गिर जाती है और मैट सबको बचाकर खुद अंदर फंस जाता है। दुनिया ये मान लेती है कि डेयरडेविल मर गया है, लेकिन असल में मैट जिंदा होता है और एक चर्च के बेसमेंट में रिकवर करता है, जहां वो अपने फेथ और आइडेंटिटी दोनों से स्ट्रगल करता है। वो खुद को सिर्फ डेयरडेविल मानता है, मैट मर्डॉक नहीं। इसी दौरान विल्सन फिस्क जेल से ही पावर गेम खेलते हुए वापस आता है और बुल्स आई को यूज करके डेयरडेविल की इमेज खराब कर देता है। मैट के पास मौका होता है कि वो फिस्क को मार दे, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं जाता। वो फिस्क को जेल में ही बंद रखता है और ये प्रूव करता है कि वो डेविल होते हुए भी अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ता। यहीं से डेयरडेविल बॉर्न अगेन का बेस बनता है, जहां विल्सन फिस्क और ज्यादा पावरफुल हो चुका है और सिस्टम के अंदर से न्यूयॉर्क को कंट्रोल करने लगता है। मैट अब सिर्फ गली के क्रिमिनल से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम और पावर स्ट्रक्चर से लड़ने के लिए तैयार है। बॉर्न अगेन का मतलब है डेयरडेविल का एक नया जन्म, जहां वो फिर से खड़ा होता है, फिर से और स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन अपने मॉरल्स के साथ। चलिए अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी शुरू करते हैं। मैट, फॉगी और कैरन अपने ऑफिस से निकलकर जोसीज बार जाते हैं। वहाँ वो लोग चेरी को गुड बाय बोलने आए हैं, जो एक NYC पुलिस ऑफिसर है और अब रिटायर हो रहा है। बार में वो ड्रिंक ले रहे हैं। चेरी थोड़ा दुखी है और बोलता है कि विजिलेंटिस जैसे डेयरडेविल और व्हाइट टाइगर की वजह से पुलिस धीरे धीरे बेकार होती जा रही है। इसी बीच फॉगी की बातचीत असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी क्रिस्टिन मैकडफी से होती है। फॉगी मजाक में बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से स्टोर फ्रंट ऑफिस में काम कर रहा है, न कि किसी बड़ी लॉ फिल्म में। दोनों की कॉन्वर्सेशन एक चोर पर आ जाती है, जिसका नाम बेनी है। बेनी पर इल्जाम है कि उसने रेड हुक के बॉन्डेड वेयरहाउस से लेफिटे रॉथस्चाइल्ड वाइन की कुछ महंगी बॉटल्स चुरा ली हैं। बॉन्डेड वेयरहाउस का मतलब होता है ऐसी जगह जहां इंपोर्टेड सामान बिना टैक्स दिए स्टोर किए जा सकते हैं। फॉगी को लगता है कि बेनी केस जीत जाएगा और वो बरी हो जाएगा, लेकिन मैकडफी उससे अग्री नहीं करती। तभी सीन का मूड अचानक सीरियस हो जाता है, जब बेनी फॉगी को फोन करके बताता है कि कोई उसे मारना चाहता है और वो अपने अपार्टमेंट में है। फॉगी ये खबर मैट को सुनाता है। मैट फौरन डेयरडेविल बनकर उसे बचाने निकल पड़ता है, लेकिन ये सब एक ट्रैप होता है। ये प्लान सिर्फ मैट को फॉगी से दूर ले जाने के लिए होता है, ताकि बुल्सआई मौका देखकर फॉगी को मार सके। मैट जब तक वापस आता है, फॉगी की मौत हो चुकी होती है। इसके बाद डेयरडेविल और बुल्सआई के बीच एक बहुत ब्रूटल फाइट होती है। फाइट के आखिर में मैट बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर को बार की छत से नीचे धक्का दे देता है।
पॉइंटडेक्स्टर मर नहीं पाता क्योंकि उसकी स्पाइन पहले से रेनफोर्स्ड होती है, जो हमने डेयरडेविल सीजन 3 में भी देखा था। लेकिन मैट को एहसास हो जाता है कि उसने वो लाइन क्रॉस कर दी है जिसे वो कभी क्रॉस नहीं करना चाहता था। इसी गिल्ट और पेन में वो अपना डेयरडेविल का हेलमेट फेंक देता है और चेरी के सामने अपनी पहचान रिवील कर देता है। 1 साल बाद हम देखते हैं कि मैट ने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया है। अब वो मैकडफी के साथ लीगल फर्म में काम कर रहा है। पॉइंटडेक्स्टर को उम्र कैद हो जाती है। कैरन और मैट कोर्ट में मिलते हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरियां आ चुकी हैं। दोनों ने फॉगी की मौत के बाद एक दूसरे से कांटेक्ट तोड़ दिया था। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क पॉलिटिक्स में आ रहा है और मेयर बनना चाहता है। जब मैट इस बारे में सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। थेरेपिस्ट हीदर ग्लेन के साथ एक डेट के बाद मैट उस सच को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब फिस्क ऑफिशियली मेयर बन जाता है तो मैट का इंटरनल स्ट्रगल फिर से शुरू हो जाता है। डेयरडेविल अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन फाइट खत्म नहीं हुई। फिस्क पावर में है और मैट को डिसाइड करना है कि क्या वो फिर से मास्क पहनेगा या नहीं। अब जब फिस्क मेयर बन चुका है, कुछ लोग उसे चेयर करते हैं तो कुछ उसकी बुराई। मैट अकेले बैठे वाइन पी रहा है। फिस्क, पनिशर, स्पाइडरमैन और डेयरडेविल पर अपनी बातों से अटैक करता है, एक ही सांस में। सीन शिफ्ट होता है सबवे स्टेशन पर, जहां हेक्टर 2 NYPD ऑफिसर्स को एक आदमी निकी को पीटते हुए रोकता है। हेक्टर को पता नहीं होता कि वो ऑफिसर्स हैं। काफी जद्दोजहद में एक ऑफिसर ट्रैक पर गिर जाता है और मारा जाता है। बचा हुआ ऑफिसर हेक्टर को कॉप किलर के नाम पर गिरफ्तार कर लेता है। वहीं मैट एक क्लाइंट के केस के सिलसिले में 15 प्रेजेंट में होता है, जहां हेक्टर की पिटाई देखकर उसकी धड़कनों से मैट समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। मैट उसका केस लेना डिसाइड करता है। मैकडफी उसे वार्न करती है कि NYPD के खिलाफ जाना सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा। कोर्टरूम में मैट और मैकडफी का सामना होता है DA हॉटबर्ग से, जो काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। जज बेल डिनाई कर देता है। साथ ही मेयर फिस्क का पॉलिटिकल गेम भी शुरू हो जाता है। वो सीनियर ऑफिशियल्स को मैनिपुलेट करता है, ब्लैकमेल करता है और मीडिया को भी हैंडल करता है। चेरी और मैकडफी जब हेक्टर की वाइफ सोलेडैड से मिलते हैं, चेरी को उसके रूम में व्हाइट टाइगर सूट मिलता है, यानी हेक्टर व्हाइट टाइगर है। मैट हेक्टर को रेकर्स आइलैंड में कन्फ्रंट करता है। हेक्टर कन्फेस करता है कि वो व्हाइट टाइगर है, लेकिन क्राइम के वक्त सुपर पावर्स यूज नहीं की थी। इसके बाद मैट कॉप पवेल का पीछा करता है और उसका प्लान सुन लेता है, निकी को मारने का। डेयरडेविल वापस एक्शन में आता है, ऑफ ड्यूटी करप्ट कॉप्स के खिलाफ एक इंटेंस फाइट के साथ। असल में मैट ने खुद से एक वादा किया है कि वो हेक्टर को उसकी फैमिली से मिलवा कर रहेगा, लेकिन इस उम्मीद के बीच न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में एक खूनी टकराव होता है, जिसमें लूका और विक्टर के आदमी टकरा जाते हैं। मेयर विल्सन फिस्क अपने ऑफिस में कामली इस कियोस्क को देख रहा है, जबकि उसकी वाइफ वेनेसा फ्रस्ट्रेटेड है कि उसे बिजनेस डिसीजन से दूर रखा जा रहा है। लेकिन फिस्क का प्लान सिंपल है, गैंग्स को एक दूसरे से भिड़ने दो, फिर बचेंगे वो जो उसके काम के हैं। इस दौरान मैट कोर्ट रूम में ऑफिस पवेल से टकराता है, जहां दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्ट धमकियां देते हैं। तभी मैट और चेरी को पता चलता है कि निकी, जो असली गवाह है, कोर्ट तक जिंदा नहीं पहुंचने दिया जाएगा। एक स्मार्ट फेक आउट के जरिए वो निकी को सेफ रखते हैं, लेकिन जब वो कोर्ट पहुंचता है तो वो झूठ बोल देता है, डर से। मैट को विटनेस हटाना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन के बीच मैट डिसाइड करता है कि अब हेक्टर को अपनी कहानी खुद कहनी होगी। कोर्ट में हेक्टर बताता है कि उस रात उसने सिर्फ एक इंसान की मदद की थी। मैट रिस्क उठाता है और रिवील करता है कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है, एक विजिलेंटे जो बिना पावर्स के भी लोगों को प्रोटेक्ट करता है। जज इसके लिए मैट को डांट लगाता है, लेकिन पब्लिक की सिंपैथी हेक्टर के साथ आ जाती है। फाइनली जूरी हेक्टर को बेगुनाह मान लेती है। मैट और हेदर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फिस्क क्वाइटली अपना अगला कदम प्लान कर रहा होता है। हेक्टर अपने सूट में वापस आता है, लेकिन कोई अननोन शूटर उसे गोली मार देता है। इसके बाद मैट कॉरोनर्स ऑफिस विजिट करता है, जहां वो हेक्टर की मौत सीन का एनालिसिस कर रहा होता है। क्लोज रेंज शॉट के बावजूद शेल केसिंग का ना मिलना उसे कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर देता है। तभी हेक्टर की नीस एंजेला आती है और मैट को बताती है कि उसके अंकल को पुलिस ने मारा है। मैट उसे तसल्ली देता है और इंसाफ का वादा भी करता है। तभी एक टेरिफाइंग ग्लिम्स मिलता है म्यूज नाम के एक विलन का, जो सबवे के पास किसी विक्टिम को ले जा रहा है, लेकिन यह अनक्लियर है कि विक्टर का मर्डर उसने किया है या नहीं। उधर क्लब के अंदर फिस्क का बंदा डैनियल कैजुअली बात करते करते बीबी के सामने क्लीन ग्रीन हलर्स वाली डील का जिक्र कर देता है। डैनियल को उस वक्त अंदाजा नहीं होता, लेकिन बाद में ये इन्फो लीक हो जाती है, जिसके बाद मीडिया फिस्क को एक यूनियन बस्टर के तौर पर पोर्ट्रे करने लगती है।
जब फिस्क को इस लीक का पता चलता है तो वो काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो डैनियल ब्लेक को सजा नहीं देता। वो उसे माफ कर देता है, बस एक स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ, जो क्लियरली दिखाता है कि फिस्क शांत दिखने के बावजूद कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं मैट एक नया केस उठाता है, लेरॉय बैनफोर्ड, एक आदमी जो सिर्फ 2 पॉपकॉर्न बॉक्सेस चुराने के लिए जेल में डाल दिया गया। ये सब प्लॉट सिटी के इनजस्टिस और क्लास डिवाइड को हाईलाइट करता है। मैट उसकी सजा कम करवा देता है, लेकिन लेरॉय अभी भी नाराज है। ये मैट के स्ट्रगल को दिखाता है, एक करप्ट सिस्टम में जस्टिस ढूंढना कितना कॉम्प्लेक्स है। बाद में मैट और फ्रैंक कैसल के बीच एक इंटेंस कॉन्वर्सेशन होती है। मैट उसे कहता है कि उसका वायलेंट इमेज अब पुलिस वाले कॉपी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हेक्टर का किलर। फ्रैंक मैट को एक कड़वा सच दिखाता है और उसे समझाता है कि इन दोनों के बीच का फासला उतना ज्यादा नहीं है जितना मैट सोचता है। मैट जब अपने डेयरडेविल सूट को देखता है तो वो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम को नहीं, बल्कि अपनी पूरी आइडेंटिटी को गहराई से सोच रहा होता है। वहीं फिस्क सीक्रेट बेसमेंट में एडम को टॉर्चर कर रहा होता है, यानी दोनों अपनी डार्क साइड में धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। इसके बाद मैट अपनी लॉ फिल्म मर्डॉक और मैकडफी के लिए फंडिंग लेने जाता है न्यूयॉर्क म्यूचुअल बैंक, लेकिन उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनका क्लाइंट बेस ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वहाँ मैट की मुलाकात होती है यूसुफ खान से। जैसे ही मैट बिल्डिंग से निकलता है, डेवलिन और उसके गैंग मेंबर्स बैंक लूटने अंदर घुस जाते हैं। उनका प्लान है वॉल्ट से एक रेयर डायमंड चुराने का, जो उनका बॉस लुका फिस्क के बंदे विक्टर को देना चाहता है। मैट मैकडफी को 911 पर कॉल करने को बोलता है और फिर वापस बैंक के अंदर घुस जाता है। NYPD डिटेक्टिव एनजी किम और ऑफिसर रॉड्रिक्स एरिया को सिक्योर कर लेते हैं। मैट फिगर आउट करता है कि गैंग का मेन टारगेट एक डायमंड है। जब यूसुफ को वॉल्ट खोलने के लिए ले जाया जाता है, मैट वॉशरूम का बहाना बनाकर डेवलिन के आदमियों को पीटता है और डायमंड ले लेता है, हॉस्टेज की जिंदगियां बचाने के लिए। डेवलिन नेगोशिएशन नहीं मानता, लेकिन मैट जानबूझकर टाइम वेस्ट करता है ताकि पुलिस के पहुंचने तक सिचुएशन कंट्रोल में रहे। डेवलिन एक फेक हॉस्टेज को डायमंड देने की सोचता है, जो असल में उसका ही बंदा है। डेवलिन पुलिस यूनिफॉर्म में भागता है, लेकिन मैट उसके घुटने तोड़ देता है। ट्विस्ट, मैट ने रियल डायमंड को एक कैंडी से बदल दिया था और असली डायमंड यूसुफ के मिठाई के डिब्बे में छुपा है। बाद में मैट हीथर से मिलता है, जो एक किताब लिख रही है विजिलेंटिस के ऊपर। दूसरी तरफ फिस्क का एक बंदा लूका उसे बताता है कि वो विक्टर को पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैट ने उसका रॉबरी प्लान फेल कर दिया था। ये सीन्स एवरेज लिखे गए हैं, लेकिन बेसिक प्लॉट सेटअप हो जाता है। हीथर का म्यूज से टकराव और फिस्क का 5 फैमिलीज के साथ कन्फ्लिक्ट। अब फिस्क दोबारा अपनी मेयर वाली ड्यूटी संभालता है और सैनिटेशन डिपार्टमेंट के एक बंदे जॉन से पता चलता है कि एक न्यू सुपर विलन म्यूज लोगों का खून निकाल कर उससे न्यूयॉर्क की दीवारों पर पेंटिंग बना रहा है। एंजेला मैट को बताती है कि हेक्टर क्यू लाइन एरिया की किडनैपिंग इन्वेस्टिगेट कर रहा था और अब डेयरडेविल को उसका काम पूरा करना चाहिए। मैट इनिशियली हेजिटेट करता है सूट पहनने में, लेकिन जब म्यूज एंजेला को किडनैप कर लेता है तब वो डेयरडेविल बनकर उसे रेस्क्यू करने निकल पड़ता है। फाइनली एक सॉलिड एक्शन सीन देखने को मिलता है। एक तरफ मैट वर्सेस म्यूज, दूसरी तरफ फिस्क वर्सेस एडम। मैट एंजेला को बचा लेता है, लेकिन म्यूज भाग जाता है। अब फिस्क का करप्ट पुलिस टास्क फोर्स न्यूयॉर्क के सब मास विजिलेंटिस के पीछे पड़ने वाला है। मैट का डेयरडेविल बनना उसे फिर से फिस्क के रडार पर ले आता है और शायद म्यूज का नेक्स्ट टारगेट हीथर हो सकती है। फिस्क को पता चलता है कि डेयरडेविल ने एंजेला को म्यूज से बचा लिया है। फिस्क ऑब्वियसली गुस्सा हो जाता है। एंजेला हॉस्पिटल में होश में आती है और मैट को बताती है कि म्यूज ने खून से कुछ स्केचेस बनाए थे जो शायद उसके नेक्स्ट टारगेट का हिंट हो सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, मैट और हीथर एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट फिर भी इनके बीच इमोशनल आर्ग्यूमेंट हो जाती है, मैट के ट्रॉमा और इमोशनल डिप्रेशन को लेकर। अगले दिन ऑफिस में चेरी मैट को सूट पहनने के लिए सुनाता है और दूसरी तरफ फिस्क डेयरडेविल के वापस आने से फ्रस्ट्रेटेड है। वेनेसा सीक्रेटली लूका से मिलती है और उससे कहती है कि फिस्क को हटाकर पावर उसके हाथों में देनी चाहिए, जबकि म्यूज हीथर के थेरेपी सेशन में आता है, लेकिन बाद में उसे किडनैप कर लेता है। मैट को फाइनली पता चलता है कि हीथर नेक्स्ट टारगेट है। वो म्यूज से लड़ता है, लेकिन फाइट के दौरान हीथर पता नहीं कहां से आकर म्यूज को गोली मार देती है। फिर फिस्क का टास्क फोर्स सीन क्लीन करता है। मीडिया को ये स्टोरी दी जाती है कि म्यूज उन्होंने मारा। डेयरडेविल का नाम मेंशन भी नहीं होता। दूसरी तरफ वेनेसा ल्यूका को ट्रैप करके कैशमैन से उसका काम तमाम करवा देती है। पॉइंट क्या था पता नहीं। वहीं पॉइंटडेक्स्टर को जेल भेजते ही सिस्टम उसके साथ कोई रहम नहीं दिखाता, बल्कि उसे लिटरली वुल्व्स के बीच फेंक दिया जाता है, जहां बाकी कैदी उस पर टूट पड़ते हैं।
ये सीन दिखाता है कि फिस्क का कंट्रोल जेल के अंदर भी है। इसके बाद स्टोरी फिस्क और वेनेसा पर शिफ्ट होती है, जहां रेड हुक प्रोजेक्ट पर बात करने के बाद वेनेसा एक शॉकिंग स्टेप लेती है और एडम को खुद मार देती है। ये सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक मूवमेंट है जो प्रूव करता है कि वेनेसा फिर से पूरी तरह फिस्क के साथ खड़ी है, बिना किसी डाउट या गिल्ट के। दूसरी तरफ मैट और हीथर का कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें हीथर म्यूज के मर्डर को जस्टिफाई करते हुए डेयरडेविल की हीरोइज्म को डिसमिस कर देती है, जैसे वो सिर्फ शोबोट कर रहा था। फिर बग कैशमैन आता है हीथर को मेयर्स बॉल के लिए इनवाइट करने। वहाँ हीथर प्राउडली कहती है, अगर फिस्क कहता है कि वेजिलेंटिस खतरनाक हैं, तो आई सपोर्ट हिम। वो असल में वेजिलेंटिस को स्टडी करना चाहती है। मैट को पता चलता है कि पॉइंटडेक्स्टर उससे मिलना चाहता है और विजिट के बाद मैट को एहसास होता है कि फॉगी की मौत रेड हुक से जुड़ी है। पॉइंटडेक्स्टर के मुंह से नाम निकलवाने के चक्कर में मैट उसका सर टेबल पर दे मारता है और पॉइंटडेक्स्टर एक दांत को वेपन बनाकर गार्ड को मार देता है और भाग जाता है। मेयर्स बॉल के दौरान फिस्क इनडायरेक्टली सबको धमकाता है ताकि लोग रेड हुक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और मैट ये सब सुन लेता है। इसी मूवमेंट पर मैट को पहली बार शक होता है कि इस पूरे गेम में वेनेसा का रोल सिर्फ सपोर्ट का नहीं बल्कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है। सीजन के क्लाइमेक्स में पॉइंटडेक्स्टर एक स्नाइपर राइफल से फिस्क को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैट बिना सोचे अपनी बॉडी आगे कर देता है और फिस्क की जान बचा लेता है, जो एक प्योर हीरो मोमेंट होता है। आयरनी ये है कि इतना सब करने के बाद भी हीथर और फिस्क जैसे लोग वेजिलेंटिस को अब भी बैड गाइज ही मानते रहते हैं, जो ये दिखाता है कि सिस्टम के लिए सैक्रिफाइस नहीं सिर्फ कंट्रोल मैटर करता है। फिनाले की शुरुआत एक काफी ऑकवर्ड और टेंशन फिल्ड कॉन्वर्सेशन से होती है, जहां वेनेसा और पॉइंटडेक्स्टर आमने सामने होते हैं। वेनेसा उसे याद दिलाती है कि डेयरडेविल के सीजन 3 में FBI के पूरे मैस का ब्लेम पॉइंटडेक्स्टर ने अपने ऊपर लिया था, जिस वजह से फिस्क को लीगली क्लीन चिट मिल गई। अब वेनेसा के हिसाब से पॉइंटडेक्स्टर का ये सैक्रिफाइस रीपे किया जा सकता है, मतलब उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये कोई फ्री पास नहीं होता। वेनेसा क्लियरली बताती है कि उसे एक आखिरी काम करना होगा, फॉगी को मारना। जब पॉइंटडेक्स्टर वो काम कर देता है तो एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड की जगह वेनेसा अपना असली चेहरा दिखाती है और उसे जनरल जेल पॉपुलेशन में डाल देती है। बेसिकली उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस बिट्रेयल के बाद पॉइंटडेक्स्टर का पूरा फोकस फिस्क को मारने पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना बदला एग्जीक्यूट करने वाला होता है, मैट बीच में आ जाता है और अपनी एंट्री से पूरा गेम ही पलट देता है, जिससे फिस्क, पॉइंटडेक्स्टर और सिस्टम के बीच का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। मैट को हॉस्पिटल में होश आता है और हीथर उसके पास है। वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं। मैट के लिए अब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। उसका अगला मिशन है वेनेसा को जेल भेजना, स्पेशली फॉगी के मर्डर के इल्जाम में। इसी बीच फिस्क ऑफिशियली मेयर बन चुका होता है और थोड़ा ज्यादा ही एक्सपोजिशन मोड में चला जाता है, जैसे ऑडियंस भूल गई हो कि रेड हुक स्कैम एक्चुअली था क्या। पावर मिलते ही फिस्क मैट को मरवाने के लिए बग को भेज देता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टम के हिसाब से सबसे पहले सेवियर को ही खत्म करना लॉजिकल है। मैट किसी तरह भाग निकलता है और फिर फ्रैंक कैसल के साथ टीम अप करता है, जहां दोनों मिलकर करप्ट पुलिस वालों से लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद कैरन अचानक कार लेकर आ जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे GTA में चीट कोड डाल दिया हो। इसके बाद मैट, कैरन और फ्रैंक के बीच हैवी इन्फो डंप होता है, जिसके बाद मैट और कैरन रेड हुक जाने का फैसला लेते हैं सबूत ढूंढने के लिए, जबकि फ्रैंक भी वहां पहुंचता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। अगले दिन फिस्क एक और क्वेश्चनेबल मूव करता है। वो हीथर को मेंटल हेल्थ कमिश्नर बना देता है। साथ ही फिस्क अपनी सेफर स्ट्रीट्स एंटी वेजिलेंटे कैंपेन लॉन्च करता है, जिसमें वेजिलेंटिस को शहर के सबसे बड़े विलन की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। आखिर में मैट और कैरन जोसीज बार में बैठकर रेडियो सुनते हुए शहर को वापस रिक्लेम करने की बात करते हैं, जैसे एक नया वॉर प्लान क्वाइटली सेटअप हो रहा हो। मिड क्रेडिट सीन में फ्रैंक कैसल जेल तोड़ने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार हो चुका है। ये सिर्फ पनिशर के कमबैक का टीज नहीं है, बल्कि ये भी एस्टैब्लिश करता है कि फिस्क की डिक्टेटरशिप अब शुरू हुई है, जहां सिस्टम खुद एक वेपन बन चुका है और आगे का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ और ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।